गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समांतर चतुर्भुज से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताएंगे, सभी फार्मूले बताएंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक आयत है और इसी आयत से ही समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? आप भी बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। देखिए, ये जो आयत है, आपको तो मालूम है कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है ना। और ये वाली भुजा जो है ना, ये इसके बराबर है। यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और प्रत्येक अंदर का कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। प्रत्येक अंदर का कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। और अगर हम इसमें विकर्ण ऐसे खींच दें और ये वाला विकर्ण खींच दें, तो ये वाले विकर्ण की लंबाई और ये वाले विकर्ण की लंबाई भी आपस में बराबर होती है। यानी आयत में जो विकर्ण होते हैं इनकी लंबाई आपस में बराबर होती है। आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है। ये वाली लंबाई अगर है तो इसके सामने ये वाली रहेगी, इसके बराबर रहेगी। और अंदर सब जगह कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। अब इसी आयत में यहां वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को दोनों को पकड़कर ऐसे खींच दें, तो जब दोनों को ऐसे खींच देंगे तो ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसकी लंबाई घट जाएगी। ये वाला जो कोण है ये कोण घट जाएगा, ये वाला कोण भी घट जाएगा, लेकिन ये वाला कोण 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा, ये भी 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा। तो आयत के इन्हीं दो किनारों को पकड़कर खींच देने से समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा और कितना होगा? 90 अंश से ज्यादा होगा। ये दोनों कोण 90 अंश से ज्यादा होंगे और जितना भी रहेंगे बराबर बराबर रहेंगे। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, अगर ये तुम्हारा 110 होगा तो ये भी 110 होगा। और ये वाले कोण और ये वाले कोण भी क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, लेकिन 90 अंश से कम रहेंगे। ये क्या है? 90 अंश से कम रहेंगे और ये भी 90 अंश से कम ही रहेगा, है ना। लेकिन ये 90 अंश से ज्यादा रहेगा तो 90 प्लस थीटा कह सकते हैं और ये भी 90 प्लस थीटा कह सकते हैं। तो आमने सामने के दो कोण ऐसे होंगे जो 90 अंश से ज्यादा होंगे और दो कोण ऐसे भी होंगे जो 90 अंश से कम होंगे। और इनका जो विकर्ण है, अब इनके विकर्ण एक, देखिए इसमें दोनों विकर्ण समान थे ना, इनको खींच दिए तो ये वाला विकर्ण वह बढ़ जाएगा और ये वाला विकर्ण वह घट जाएगा। तो ये वाला विकर्ण क्या होगा? बढ़ जाएगा और ये वाला विकर्ण क्या होगा? घट जाएगा। ये वाला विकर्ण क्या होगा? घट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आमने सामने की जो भुजा है ये बराबर रहेगी, ये भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन सब जगह, जैसे इसमें सब जगह 90 अंश का कोण बन रहा था, तो यहां पर सब जगह अब 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आयत के दो शीर्षों को पकड़कर खींच देने से, है ना, जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज कहलाती है। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालेंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप माने बाहर बाहर की माप। बाहर बाहर की माप यानी बाहर बाहर क्या है? बाहर बाहर ये दो ठो लंबाई है ना। यानी अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। दो ठो चौड़ाई है ना, दो ठो चौड़ाई है यानी ये बी होगा, तो ये क्या होगा? बी होगा। अतः हम यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं। ए मत माने, इसको यल मान लीजिए, है ना, अच्छा लगता है यल मानने से। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, यानी दो ठू लंबाई रहेगा और दो ठू क्या रहेगा? चौड़ाई रहेगा। तो हम कर देंगे दो ठू लंबाई धन दो ठू चौड़ाई, और दो कॉमन हो जाएगा। जब दो कॉमन हो जाएगा तो दो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा यल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए दोस्तों, आयत में हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे? ये हो जाता था लंबाई, ये हो जाता था चौड़ाई, और जो चौड़ाई थी वही क्या था? ऊंचाई था। और ऊंचाई जब भी होता है 90 अंश के कोण पर होता है।
ऐसे 90 अंश के कोण पर जाता है। तो ये है लंबाई और इसमें ये क्या था, चौड़ाई। चौड़ाई माने ऊंचाई, लेकिन इसमें लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई जो है ना वो ये तो है लेकिन 90 अंश पर नहीं है। 90 अंश पर रहेगा तभी हम उसको क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। तो यहाँ पर हमको ऊंचाई देना पड़ेगा और हमको क्वेश्चन में ऊंचाई का मान बताएगा। तो क्षेत्रफल इसका ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, आधार गुणे ऊंचाई, है ना। अगर हमने इसको आधार मान लिया तो इसी से ऊंचाई देखना होगा, यानी ये ऊंचाई जिस पर आकर गिरती है वही आधार होता है। अगर यही ऊंचाई आकर के इस पर गिरी है लंबाई पर तो लंबाई आधार हो जाएगा, है ना। अगर ये चौड़ाई आपको जो दिख रही है इस पर आकर के ऊंचाई गिरे, यानी ऊंचाई यहां से ऐसे दिख ले तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, यानी चौड़ाई पर चौड़ाई वाले भुजा से क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई होगी। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आधार गुणे ऊंचाई। बस आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि जिस भुजा से ऊंचाई दिया गया है वही आधार रहेगा। अगर लंबाई से ऊंचाई दिया गया है तो लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, अगर चौड़ाई से ऊंचाई दिया है तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। दोनों ही आपका रहेगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो ये विकर्ण खींचे गए हैं, इन विकर्णों और ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के मध्य एक संबंध होता है ना। एक संबंध होता है, वो क्या होगा देखेंगे। तो जो ये दोनों विकर्ण है, एक विकर्ण को मैंने D1 मान लिया, दूसरे वाले विकर्ण को मैंने क्या मान लिया, D2 मान लिया। तो D1 का विकर्ण, है ना, D1 विकर्ण का वर्ग धन D2 विकर्ण का वर्ग, यानी दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर किसके होगा, 2 गुणे लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी दोनों विकर्णों के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुणे के बराबर होगा। यानी लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग दोनों जोड़ लेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वह किसके बराबर होगा, दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। एक चीज और दोस्तों यहाँ पर समझ लेना थोड़ा सा, हमेशा ये भी याद रखना, हालांकि इसमें सारी चीजें आ गई हैं, आपको ये याद रखना है कि ये वाली जो लंबाई दिया है तो ये भी लंबाई है, यानी दोनों लंबाई के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। और दोनों चौड़ाई के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, दोनों चौड़ाई के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि 90 अंश के कोण पर ये जाना चाहिए। अब इसमें एक सूत्र की और हमको आवश्यकता पड़ेगी, वो सूत्र क्या है। जैसे हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज की ये वाली भुजा दे देगा, है ना, ये लंबाई दे देगा और ये चौड़ाई दे देगा और उसका एक विकर्ण दे देगा, इसका एक विकर्ण दे देगा और कहेगा इसका, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो जब इतना देगा तो देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, विकर्ण है। तो अगर इतने को देखें तो एक यह त्रिभुज बन रहा है और ये एक त्रिभुज कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, आज फिर बता रहे हैं। तो इस समय जैसे मान लेते हैं यल का मान कितना दिया है, 20 दिया है, बी का मान कितना दिया है, 15 दिया है और डी का मान कितना दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण दोनों तीनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा अर्ध परिमाप। जोड़ लेते हैं 25 15 40 20 60, 60 का आधा क्या हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा अर्ध परिमाप, जिसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो है ना, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा कितना, हमने जोड़ा ना 60, 60 का आधा कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम लिखेंगे 30 गुणे 30 से ये वाली भुजा घटा लेंगे,
30 से ये वाली भुजा घटाते हैं तो 10, 30 से ये वाली भुजा घटा लेंगे तो 30 से घटाएंगे तो हो जाएगा 15, और 30 से ये वाली भुजा घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना, 5, है ना। अब इसी को हमें कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालना होगा, तो इसका यूज हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है किसी समांतर चतुर्भुज की भुजा क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास दोनों भुजाओं की लंबाई तो मालूम है ना, यानी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है और एक दूसरी भुजा जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसमें से कहा है सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा यानी 8 और 12 में सबसे लंबा कौन है, 12 है ना। और इसी 12 पर, यानी सबसे लंबी भुजा का मतलब हो गया इसी 12 लंबाई वाले भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है। तो ये लंब की लंबाई है यानी ये ऊंचाई है, और ये ऊंचाई किस पर डाली गई है, सबसे लंबी भुजा यानी 12 पर डाली गई है ना। तो हमको तो मालूम है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार गुणे ऊंचाई चाहिए, है ना। ऊंचाई ऊंचाई चाहिए तो आधार उसे मानेंगे जिस पर ये लंबाई यानी ऊंचाई हो। तो एक ये भुजा लंबी वाली भुजा है यानी बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा हो गई 12, इसी पर ऊंचाई दिया गया है कितना, 10 का। तो 12 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना, आपको मालूम है कि आधार गुणे ऊंचाई होगा, आधार 12 है, इसी पर ऊंचाई दिया गया है 10, तो 12 गुणे 10 कर देंगे, आधार गुणे ऊंचाई हो गया। आपका उत्तर आ जाएगा 12 दहाम में 120, 12 दहाम में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। उनके दो विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। दो भुजाएं दिया है, ऐसे ही हमारा कोई समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। इसमें एक 15 है, भुजाओं की लंबाई कितना है, 15 है और 7 है, यानी ये वाला 15 मान लिया, ये वाला 7 मान लिया। उनके विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, ये 20 दिया है ना। तो अब कह रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपको ये संरचना दिख रही है ये त्रिभुज है और ये विषम बाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी इस छोटे इसका जो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा उतने तो इसका भी रहेगा, है ना, उतना ही इसका रहेगा। तो इसका निकाल लेते हैं, जितना आएगा उसको डबल कर देंगे, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया ना, अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी सब जोड़ लेते हैं और उसका आधा कर देंगे, तो कितना होगा, 15 7 22, 22 का 15 और 7 22, 22 और ये 20 कितना होगा, 42, 42 का आधा कितना होगा, 21। अर्ध परिमाप हो गया 21। अब 21 है ना, 21 से तुलना करो, 21 से ये वाला कितना कम है, मतलब 21 और 15 में अंतर कितना है, 6 का, है ना। अब 21 से 7 को घटाओ, 21 से हमने 7 को घटा दिया तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब उसी 21 से 20 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 21 से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 14, ये जो 21 है इसको हम कह सकते हैं 7 गुणे 3, और ये जो तुम्हारा 6 है इसको कह सकते हैं 3 गुणे 2, और ये जो 14 है इसको क्या कहा जा सकता है, 2 गुणे 7 कहा जा सकता है ना। और ये गुणे 1 है, यानी 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हम क्या करें, वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्गमूल में जोड़ा बनाना पड़ता है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। ये 3 है और ये 3 है, यानी इन 3 का जोड़ा बन गया तो ये भी बाहर आ गया। 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, यानी 7 या 21 दूना 42। एक वाले त्रिभुज का 42 हुआ, इसका भी 42 होगा, दोनों जोड़ लेंगे, 42 42 कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 दूना 42। 42 तो एक त्रिभुज का हुआ ना, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, यानी पूरे समांतर चतुर्भुज का होगा। तो 42 दूना 84 सेमी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर।
तीसरे क्वेश्चन में कहा है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 30 सेंटीमीटर है और उस भुजा पर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि दूसरी भुजा 60 सेंटीमीटर है तो उस भुजा पर ऊंचाई क्या होगी। आपको तो मालूम है क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या है ना। तो देखिए, ये अगर आपका एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसका क्षेत्रफल चाहे आप इस भुजा और इस पर डाले गए लंब से निकालो, चाहे इस वाले भुजा और इस पर डाले गए लंब से निकालो, दोनों तो सेम है ना। तो यहाँ पर दिया है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 30 सेंटीमीटर है और उस भुजा पर ऊंचाई 20 है, यानी आधार 30 रहेगा तो ऊंचाई कितना रहेगा, 20 रहेगा। यानी आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, यानी 30 गुणे 20 कर देंगे, ये हो गया क्षेत्रफल। और यही क्षेत्रफल कब आएगा, दूसरी भुजा 60 दिया है, उस पर ऊंचाई जितनी होगी वही ऊंचाई, दूसरी भुजा 60 है और दूसरी भुजा पर जो ऊंचाई रहेगी उस ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तब भी वही क्षेत्रफल आएगा। अर्थात यहाँ वाला क्षेत्रफल दोनों सेम है। जब सेम है तो बराबर करके हमने क्या किया, अब इसका कैलकुलेशन कर लिया। अब देखिए 30 एकन्नम 30, 30 दूना 60 और 2 एकन्नम 2, 2 दहा में 10, यानी h बराबर कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर हुआ। h बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक समांतर चतुर्भुज। कैसा रहा, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए, फार्मूले बताए गए और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया। कैसा रहा हमारा सेशंस, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन क्लास को लेकर आता रहूंगा, एक एक टॉपिक को आपका क्लियर कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।